हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन। तो देखिए, रिप्रोडक्शन जो है ये यूनिट है रिप्रोडक्शन। इसमें कितने चैप्टर हैं, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है कि एक एक यूनिट में कई कई चैप्टर होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस यूनिट में कितने चैप्टर हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है, प्लांट्स आता है, एनिमल्स आता है, ठीक है। प्लांट्स एनिमल्स सब कुछ आ जाता है, ठीक है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सब कुछ ऑर्गेनिजम्स में आ जाता है। वो जिसमें क्या है, जिसमें लाइफ है, वो सभी किस में आ जाते हैं, ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। देन सेकेंड में चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावर्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब वो प्लांट जिसमें क्या होता है, फ्लावर आता है। तो उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो उनमें किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कौन कौन से पार्ट्स, जो प्लांट के कौन कौन से जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, उनका क्या काम है, क्या फंक्शन है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग उन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे सेकेंड चैप्टर में ना। उसके बाद हम थर्ड चैप्टर में जाएंगे, जहाँ पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे कि ह्यूमन बॉडी का क्या क्या पार्ट्स यहाँ इन्वॉल्व होता है, कैसे पूरा मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन किस किस तरह से होता है, क्या उसमें छोटे से बड़े लेके क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का यहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद फोर्थ चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेनली यहाँ पर हम ह्यूमंस का रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन कौन सा फ़ायदा है, कौन कौन सी बेनिफिट है, फिर कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, बीमारियां भी बहुत सारी होती हैं। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों से अवेयर करने के लिए, आप सबको इन सब की जानकारी हो, इसलिए ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर बनाया गया है। तो इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल स्टडी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर फर्स्ट से, ठीक है। जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है उससे स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर फर्स्ट क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हमारा चैप्टर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन किस किस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ यूनिट दिया गया है, पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, मेनली यहाँ पे आपको फोकस करना है, यूनिट दिया है ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऑर्गेनिज्म में मेनली रिप्रोडक्शन कितने तरह से होता है, दो तरह से होता है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पे क्या होता है कि एक ही पेरेंट्स, मतलब एक ही पेरेंट्स, मतलब वो मोनो पेरेंटल होता है। यहाँ मम्मी पापा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मम्मी पापा तो मेल फीमेल में होता है ना, मतलब एक मेल हो एक फीमेल हो, फीमेल को ठीक है माँ कहते हैं और मेल को मतलब पापा कैटेगरी में लाते हैं। लेकिन यहाँ मेल फीमेल की तो कोई बात ही नहीं है। ए सेक्सुअल में एक सिंगल पेरेंट्स होता है, एक ही सिंगल पेरेंट्स होता है, जो क्या करता है, मान लीजिए सिंगल पेरेंट्स है, यही कैपेसिटी होता है, एक ही के पास कैपेसिटी होता है अपनी तरह क्या बना लेना, अपना प्रोजेनी बना लेना, अपना ऑफ स्प्रिंग बना लेना। एक पेरेंट्स के पास कैपेसिटी होता है अपना प्रोजेनी बनाना। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ दो पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं, और वो भी ध्यान रखना अपोजिट सेक्स, दोनों मेल, या तो एक मतलब दोनों मेल मेल नहीं होने चाहिए, दोनों फीमेल फीमेल नहीं होने चाहिए। क्योंकि जो गैमेट मिलता है वो अपोजिट सेक्स से होता है, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। दोनों फीमेल गैमेट मिल गई तो भी कोई मतलब नहीं है, दोनों मेल गैमेट है तो भी कोई मतलब नहीं है, फिर उससे कोई ऑफ स्प्रिंग नहीं आने वाला है। हमेशा क्या होना चाहिए, ऑफ स्प्रिंग अपोजिट होना चाहिए, ठीक है, अपोजिट सेक्स का होना चाहिए। यहाँ तक हो गया है। चलिए अब वन बाय वन एक एक लाइन के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि जो देखिए ईच एंड एवरी क्या है, ईच, एक मिनट, हाँ यहाँ से देखते हैं, कह रहा है ईच, ये पेन चल क्यों नहीं रहा है,
हाँ चलेगा। देखिए यहाँ से है ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जो ईच मतलब एवरी मतलब जितनी भी वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक। सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक को अगर हम छोड़ दें, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक में कौन आएगा, जैसे कौन आएगा, अमीबा आ जाएगा, और कौन आ जाए, प्रोकैरियोट्स को भी ले लेते हैं सिंगल सेल्ड, ठीक है। तो मतलब जो सिंगल सेल्ड वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको अगर उनको छोड़ देना है, बाकी जितने भी वर्ल्ड में ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें प्लांट्स, एनिमल्स, सबको ही आ जाएगा, हम लोग भी आ जाएंगे। कोई भी क्या है, अमर नहीं है, कोई भी क्या है, अमर नहीं है, वो एक न एक दिन मर ही जाएगा, ठीक है। तो उसकी लाइफ की कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहे, ठीक है। उससे क्या है कि मान लीजिए जो है कोई पूर्वज रहेंगे, जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं, हमारे पूर्वज रहे होंगे, अगर रिप्रोडक्शन ना हुआ होता, ठीक है, अगर उन्होंने बर्थ ना दिया होता, उन्होंने जन्म ना दिया होता अपने बच्चे को, तो क्या आज हम यहाँ पे होते, बिल्कुल नहीं होते। इसी तरह से प्लांट्स है, अगर प्लांट मान लीजिए कोई मैंगो का प्लांट है जो स्टार्टिंग में पहला मैंगो का प्लांट रहा होगा, अगर वो दूसरा मैंगो का प्लांट ना दिया होता तो क्या मैंगो प्लांट आज इतना दुनिया में होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो कुल मिला के रिप्रोडक्शन इसलिए होता है क्योंकि हर इंसान एक सर्टेन, यहाँ से देखते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही जिंदा रहता है, ठीक है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, वो पीरियड जो बर्थ से क्या होता है, वो पीरियड जो बर्थ से नेचुरल डेथ तक किसी ऑर्गेनिज्म का होता है, वो प्रेजेंट करता है उसकी लाइफ स्पान को। बहुत ध्यान से समझना है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पीरियड जो बर्थ से मतलब जब से वो इंसान, मान लीजिए ये मैंगो प्लांट है, मान लीजिए ये कोई मैंगो का प्लांट है, बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, बस समझ लीजिए, मान लीजिए मैंगो प्लांट है, ठीक है। अभी ये जब से जन्म लिया, मतलब मान लीजिए अभी इसका बर्थ हुआ, ठीक है, बर्थ से नेचुरल डेथ, बर्थ से जब क्या हो जाए, इसका नेचुरल डेथ हो। नेचुरल डेथ का मतलब ये है कि अभी भैया इसको कोई मतलब ये मान लीजिए इसका नेचुरल डेथ है, ये 50 साल तक जिएगा, ठीक है, 50 ईयर तक जिएगा। अब बीच में ही 10 ही साल में इसको कोई कट कर दिया, कोई इसको कट कर दिया, 10 ही साल में काट डाला कोई पेड़ को, लेकिन ये तो गलत बात है ना, पेड़ नहीं काटना चाहिए। मान लीजिए कोई काट दिया तो ये इसका नेचुरल डेथ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि लोगों ने इसको जीने नहीं दिया ना, इसका एज तो है 50 ईयर्स, लेकिन बीच में ही कट कर दिए। या कोई डॉग है सड़क पे जा रहा है, जीना तो है इस डॉग को 15 साल, ठीक है, और सड़क पे जा रहा है, अभी वो 5 साल का ही है, एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, और वो मतलब उसकी डेथ हो जाए, तो वो नेचुरल डेथ की कैटेगरी में नहीं आता है। मतलब कि वो है जो भी है ना, वो ओल्ड होके ख़त्म हो, ठीक है, तो वो उसकी नेचुरल डेथ की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। तो जिसकी डेथ हो वो क्या हो, जो है ओल्ड हो जाए, बूढ़ा हो जाए, फिर उसकी जो डेथ होती है वही नेचुरल डेथ की कैटेगरी में आती है। किसी बीमारी से, किसी रीज़न से डेथ हो जाए तो नेचुरल डेथ की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आती है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। फिर कह रहा है कि लाइफ स्पान ऑफ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर, इस फिगर में दिया गया है, आगे दिखाएंगे, दिया गया है लाइफ स्पान। सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर क्या करता है, ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड आउट दियर लाइफ स्पान। कुछ इन्होंने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया है जिसका लाइफ स्पान आपको फिल करना है। कहाँ से फिल करना है, या तो आप नेट से देख के फिल कर लीजिए, या फिर क्या है कि जो है मैंने खुद अपने इस मतलब चैनल पे वीडियो बना के डाला हुआ है लाइफ स्पान, तो उसमें सारा फिल करके दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या तो आप खुद सर्च कर लीजिए या तो वहाँ से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि याद रखना है एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है। राइट द स्पेस प्रोवाइडेड, फिर मतलब वही जो जगह दिया गया है उस स्पेस को भरिए, मतलब कितना जो जगह उन्होंने छोड़ा है आपको ढूंढ के बताना है कि उसका लाइफ स्पान कितना है, ठीक है। आइए देख ही लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये है, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, स्पेस छोड़ दिया है, ठीक है। जैसे एलिफेंट है, रोज़ है, तो एलिफेंट और रोज़ के लिए क्या कर दिए हैं, स्पेस इन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया है, डॉग के लिए ब्लैंक छोड़ दिया है। जबकि बटरफ्लाई का क्या है, देखिए बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स दिया गया है, क्रो का 15 ईयर्स दिए हैं, बनाना ट्री का नहीं दिए हैं, काऊ का नहीं दिए हैं, ठीक है। पैरट का 140 ईयर्स दिए हैं, क्रोकोडाइल्स का 60 ईयर्स, हॉर्स का नहीं दिए हैं, ठीक है। तो आइए देख ही लेते हैं, कुछ मुझे याद है तो मैं बता देती हूँ। देखिए हॉर्स का कितना होता है 20 to 25 ईयर्स, इसका भी होता है 20 to 25 ईयर्स होता है, ठीक है ना, इस तरह से है। राइस का 3 to 4 मंथ्स है, राइट का कितना है 3 to 4 मंथ्स है, कितना है मंथ्स है, महीना है, ठीक है, इस तरह से है।
और बैनियन ट्री का है, बैनियन ट्री का कितना है 200 to 500 ईयर्स, बहुत लंबा जीता है, बहुत लॉन्ग लाइफ होती है, ठीक है, बैनियन ट्री की। तो अपने किसी फ्रेंड को अगर आप चाहते हैं विशेस देना है तो आप बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ बैनियन ट्री के जितनी हो, क्योंकि इसकी लाइफ स्पान बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया बैनियन ट्री के बारे में। हॉर्स का कितना है 20 to 25 ईयर्स। इसका जो है, जो फ्रूट फ्लाई है, इसका जो है 8 to 9 डेज़ तक होता है। 8 to 9 डेज़ वेरी भी कर सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कभी कभी 4 डेज़ ही होता है। हॉर्स का 20 to 25 ईयर्स, ठीक है, 20 to 25 ईयर्स। क्रोकोडाइल का दिया ही है। बनाना का, जो ये बनाना है उसका कितना होता है 15 मंथ, मतलब 15 महीना से 15 मंथ टू 2 ईयर्स, कितना होता है 15 मंथ to 2 ईयर्स होता है बनाना प्लांट्स का, ठीक है ना। आपको अपनी एनसीईआरटी बुक में सब फिल करते जाना है। डॉग का आप मान सकते हैं 10 to 13 ईयर्स मान सकते हैं, ठीक है, जगह जगह थोड़ा डाटा वेरी किया है। और एलिफेंट का 60 to 90 ईयर्स मान सकते हैं, 60 to 90 ईयर्स। रोज़ का आप मान सकते हैं जो है अप्रॉक्स 3 to 7 ईयर्स, 3 to 7 ईयर्स। क्रो का 15 ईयर्स है, ठीक है ना। इस तरह से एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे, देखिए ये क्या है, ये है पैरट और ये है क्रो, ठीक है। दोनों का साइज़ लगभग सेम है, लेकिन लाइफ स्पान में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है, लाइफ स्पान में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्रो का 15 ईयर्स है, जबकि पैरट का 140 ईयर्स है। इसका मतलब क्या आप लोगों को समझ में आया? इसका मतलब ये है कि जो लाइफ स्पान है ना, वो साइज़ पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब साइज़ अगर सेम है तो ज़रूरी नहीं कि लाइफ स्पान सेम हो भी सकता है, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे सेम कहाँ था हॉर्स का, जैसे सेम कहाँ था हॉर्स का, कितना था 20 to 25 ईयर्स, और काऊ का भी 20 to 25 ईयर्स था, ठीक है, और दोनों दिखने में भी सेम है। तो इसका मतलब ये है कि हो भी सकता है लेकिन नहीं भी होता है। तो मतलब ये कोई क्राइटेरिया नहीं है डिसाइड करने का, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो लाइफ जो है लाइफ स्पान डज नॉट डिपेंड ऑन साइज, जो कि आपके यहीं बुक में ही फर्स्ट पेज पर ही दिया गया है। आइए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, यहाँ तक हो गया ना, फिगर तक। इज़ नॉट बोथ इंटरेस्टिंग, अब आपको क्या करना है, इट इज़ बोथ इंटरेस्टिंग एंड क्या है इंटरगाइनिंग, मतलब इंटरेस्टिंग मतलब आश्चर्यजनक है, और इंटरगाइनिंग मतलब दिलचस्प है। लोग कहते नहीं इनकी बातें बड़ी दिलचस्प थी, तो ये भी क्या है बहुत दिलचस्प है। क्या, जो मैं आप लोगों को अभी बता चुकी हूँ वही दिलचस्प है। क्या कि टू नोट दैट इट मे बी अ शॉर्ट एज अ फ्यू डेज और लॉन्ग एज फ्यू थाउजेंड ईयर्स, मतलब जो ये हैं ऑर्गेनिज्म, इनका क्या है, इनका जो टाइम है पीरियड है जीने का, वो क्या होता है बहुत शॉर्ट हो सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने फ्रूट फ्लाई का देखा, 8 ही मतलब 8 डेज़ ही जी रहा है, मतलब 3 to 8 डेज़ 4 डेज़, इसी तरह से मतलब इतने ही कम टाइम जी रहा है, 8 दिन जी रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं बैनियन ट्री कितना जी रहा है 500 ईयर्स, है ना, और काऊ 20 to 25 ईयर्स ही जी रहा है। मतलब कुछ डेज भी, ये देखो फ्यू डेज भी है, एज अ लॉन्ग एज अ फ्यू थाउजेंड ईयर भी है, कम से कम दिन भी है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भी ये है ना। ये मतलब इन्होंने ऐसे क्वेश्चन करके पूछा है, तो बिल्कुल है, हमने देखा है कि जो है कम से कम है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भी है। तो कह रहा है कि बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम आर द लाइफ स्पान्स ऑफ मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब ये है कि जो कम से कम लाइफ स्पान है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ स्पान है ना। जैसे मान लीजिए फ्रूट फ्लाई का बहुत कम है और बैनियन ट्री का बहुत ज़्यादा है ना। तो इन दोनों के बीच में बाकी जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ स्पान एग्जिस्ट करती है ना, 8 डेज और 500 ईयर्स, इनके बीच में ही तो सभी की आ रही है लाइफ स्पान, है ना। लाइफ स्पान ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो डेटा दिया गया हम उसकी बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भी हो सकता है किसी प्लांट्स के, बैनियन ट्री से भी ज़्यादा हो, लेकिन हमें तो बस उतना ही पता है ना जो एनसीईआरटी ने दिया है डेटा हमें जानने के लिए, हमें बस उतना ही जानना है। यू मे नोट दैट लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी को रिलेटेड विद दियर साइज। जो मैंने आपको अभी बताया है कि लाइफ स्पान ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि
को रिलेट करे किससे, विथ दियर साइज, उनकी साइज से लाइफ स्पान को रिलेट करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। द साइज ऑफ द क्रो एंड पैरट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट, कह रहा है जैसे कि जो साइज़ है क्रो की और किसकी, पैरट की, वो बहुत ज़्यादा तो उनकी साइज़ में डिफरेंट नहीं है, बट येट दियर लाइफ स्पान सो वाइड डिफरेंस, लेकिन जो उनका लाइफ स्पान है उनमें क्या है, ज़मीन आसमान का अंतर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वाइड, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सिमिलरली वैसे ही कह रहा है कि अ मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पान कंपेयर टू पीपल ट्री। अगर हम पीपल ट्री की बात करें तो पीपल ट्री भी बहुत दिन तक जीता है, करीब वो भी 200-300 ईयर्स जीता है, क्योंकि वो भी जो बैनियन ट्री है ना, उसी के फैमिली, उसी के परिवार से आता है। आगे चल के जब हम लोग फैमिली के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको मैं बताती चलूँगी कि ये जो पीपल ट्री है ना और बैनियन ट्री है, ये सब एक ही फैमिली से आते हैं, एक ही परिवार से हैं, लेकिन तो वही कह रहा है, तो इसकी भी क्या होगी, लाइफ स्पान ज़्यादा ही होगी, लेकिन बैनियन ट्री से थोड़ी कम होती है इसकी लाइफ स्पान। तो यहाँ से देखिए कह रहा है कि मैंगो ट्री है और क्या है कि पीपल ट्री है, दिखने में तो लगभग उनका साइज शेप वैसे ही रहता है। देखिए आप लोग छोटा छोटा मैंगो ट्री देखे हैं ना, लेकिन अगर गांव में जिनका घर होगा, बगीचा बहुत बड़ा बड़ा होता है गांव में, पहले के लोग लगाए होते हैं, वहाँ के अगर मैंगो ट्री देखोगे ना तो बहुत बड़े बड़े मैंगो ट्री होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े मैंगो का प्लांट होता है। तो वो पीपल के पेड़ के लगभग वैसे ही दिखता है। पीपल ट्री तो बहुत ढाल होता है, लेकिन उसके बराबर भी बहुत सारे मैंगो ट्री होते थे। मेरे गांव में बगीचा है ना, वहाँ पर है बहुत बड़े बड़े मैंगो ट्री, ठीक है, इसलिए मैंने देखा। जिनके गांव में होगा वो भी देख सकते हैं, नहीं है तो आप जो है ओल्डेस्ट मैंगो ट्री करके देखिएगा इंटरनेट पे तो आपको मिलेगा, ठीक है। वॉट एवर, आगे करा, वॉट एवर बी द लाइफ स्पान, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। तो कह रहा है मतलब जितने भी जो है लाइफ स्पान ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो एवरी इंडिविजुअल है, एवरी इंडिविजुअल, जैसे मैं एक सिंगल इंडिविजुअल हूँ, कोई एक मैंगो का प्लांट है वो सिंगल इंडिविजुअल है, तो कह रहा है कि सभी ऑर्गेनिज्म की जो है डेथ एक ना एक दिन होनी ही है, वो कन्फर्म है। इसका मतलब ये है कि दैट इज़ नो इंडिविजुअल इज़ इमॉर्टल। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है, इमॉर्टल नहीं है। मत इमॉर्टल मतलब अमर, कोई भी इमॉर्टल मतलब जो कभी ना मरे, तो कोई भी इमॉर्टल मतलब मरे ना, मतलब अमर, तो मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है एक्सेप्ट कह रहा है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। क्यों सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ से दिखाती हूँ, अमीबा है यहाँ पे, तो उसी अमीबा से ही मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मान लीजिए ये अमीबा है, ये सिंगल सेल्ड अमीबा है, ठीक है ना, देख लीजिए ये सिंगल सेल्ड क्या है, अमीबा है। तो अब ये अमीबा क्या हुआ, इसका न्यूक्लियस क्या हो रहा है, हाफ हाफ, इसमें बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी मतलब टू, फिशन मतलब ब्रेक हो जाए, बाइनरी मतलब टू, दो बार, और मतलब दो उससे डॉटर्स बन रहे हैं, और फिशन मतलब ब्रेक हो जाए। तो ये क्या हो रहा है, इसमें बाइनरी फिशन होगा, और ये क्या हो रहा है, यहाँ से देख सकते हैं ये बीच से ब्रेक हो जाएगा, ऐसे से धीरे धीरे मुड़ते मुड़ते क्या होगा, बीच से ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से आके बीच से ब्रेक हो जाएगा। अब जब ब्रेक हो जाएगा तो देखिए नीचे यहाँ पे क्या होंगी, इनकी दो डॉटर सेल बनेंगी। क्या हो रही हैं, दो डॉटर सेल इनकी बन रही है, ठीक है ना। यहाँ से दिख रहा होगा आपको कि क्या बन रही है, दो डॉटर सेल, एक डॉटर सेल, दो डॉटर सेल, यहाँ से फिशन होने के बाद टू डॉटर सेल बन रही है। और ये क्या है, ये भी ईस्ट है, ये इसका पेरेंट सेल है, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी सिंगल सेल्ड है, और ये जो अमीबा था वो भी सिंगल सेल्ड था। तो इसका देखो दो न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस ही हाफ हाफ हो गया है, एक ही न्यूक्लियस होता है लेकिन वो न्यूक्लियस आपस में हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। जैसे पेरेंट सेल है, अब ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये इसका न्यूक्लियस देखिए आधा उधर गया, आधा इस साइड गया, हाफ उधर हाफ इधर। तो ये क्या है, ये इसका बड है, ठीक है, आधा उधर गया आधा इधर। पहले क्या होगा, ये बाहर की साइड ऐसे फूलता जाएगा, ठीक है, स्वेलन होता जाएगा, फिर आधा उधर बनने लगा, आधा, फाइनली क्या होता है, एक बर्ड बन जाता है। अब जब ये बर्ड मैच्योर हो जाएगा तो ये पेरेंट से अलग होकर एक नया ईस्ट सेल बना लेगा। क्या बनाएगा, नया ईस्ट सेल बना लेगा, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। तो कह रहा है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब देखो ये मर रहा है क्या, इसी से तो देखो ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है, फिर इसी से बर्डिंग होते होते बन जाता है। तो ये कभी मरता नहीं है क्योंकि ये तो दूसरे सेल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो मान लीजिए जो है, तो ये कहाँ मर रहा है, मर थोड़ी रहा है। तो मतलब अब यही देख लीजिए, जैसे ये अमीबा है, तो अमीबा क्या हुआ, फाइनली दो सेल में बन गया, दो सेल में कन्वर्ट हो गया।
अब ये सेल्स भी क्या होंगी, ये सेल्स भी हाफ हाफ होकर दूसरी सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये तो मर नहीं रहा है ना, ये खुद ही दूसरे सेल्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। समझ में आया आप लोगों को? मान लीजिए कि जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस तो ऐसा होगा नहीं, मान लीजिए अगर ह्यूमंस हैं तो एक ह्यूमन बॉडी से 2 ह्यूमन बॉडी बन जाए, तो क्या ह्यूमंस मरेंगे नहीं? तब तो अमर रहेंगे ना, ठीक है। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ह्यूमन लोग और ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अमर नहीं होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अब अगला पॉइंट हम लोग, ठीक है। तो साइज से नहीं डिपेंड करता, जैसे पीपल ट्री दिया गया है, वॉट एवर बी द लाइफ स्पान डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है ना। एक्सेप्ट नो इंडिविजुअल, ये इमॉर्टल है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ से कुछ एनसीईआरटी बीच बीच में क्वेश्चन करता रहता है, कुछ का आंसर वहाँ पे दिया रहता है, कुछ आपको सर्च करके पता करना रहता है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ, मैं आप लोगों को बताऊँगी। वाई डू वी से देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, क्यों कहा जाता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में डेथ नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनमें बाइनरी फिशन होता है, मल्टीपल फिशन होता है। उनकी सेल बॉडी ही दूसरे सेल से, मतलब उनका जो सेल बॉडी है उसी से दूसरे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, तो उनकी डेथ होती ही नहीं है। अब ह्यूमन बॉडी तो डिवाइड होती ही नहीं ना, वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नया बच्चा बेबी जन्म देते हैं, लेकिन उनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, बॉडी एक दिन डेथ हो जाती है, बॉडी एक दिन ख़त्म हो जाती है ना। जबकि उन्होंने जो रिप्रोडक्शन किया होता है, उनके जो बच्चे होते हैं, उनके मतलब उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उनके बच्चे होते हैं जो कि ज़िंदा रहते हैं, फिर उनके भी बच्चे होते हैं जो कि क्या करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से जनरेशन आगे बढ़ती रहती है, पीढ़ी क्या होती है, आगे बढ़ती रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे दादाजी थे, दादाजी के बच्चे कौन थे, मेरे पापा, फिर उनके बच्चे कौन, मैं। तो इसी तरह से क्या होता है, ये साइकिल घूमती रहती है, फिर आगे ऐसे साइकिल क्या होगी, बढ़ती रहेगी। इसी तरह से आप किसी को भी ले सकते हैं, प्लांट्स को ले सकते हैं, कोई और भी छोटा ऑर्गेनिज्म है, बस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। गिव दिस रियलिटी, हैव यू एवर वंडर हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज हैव एग्जिस्ट ऑन अर्थ सेवरल थाउजेंड्स ईयर। तो आपको पूछा है कि हैव यू वंडर, आप मतलब आश्चर्य हो जाएंगे कि कितने वास्ट मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। नंबर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, और सेवरल थाउजेंड्स ईयर तक, बहुत सारे ईयर्स तक एग्जिस्ट करते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या गया है, आगे दिया गया है कि देयर must be some process in living organism that ensure दिस कंटिन्यूटी। तो ये जैसे कि हम ही लोग हैं, तो ह्यूमन बींग्स बताओ, मतलब बहुत पुराने साल से ह्यूमन बींग्स, जो पहला ह्यूमन होगा उसको आए पता नहीं कितने मिलियंस ईयर हो गए होंगे, है ना, काफ़ी टाइम हो गया होगा फर्स्ट ह्यूमंस के आए। वो लोग, हम ये भी डेटा पढ़ेंगे आगे चल के, जब इवोल्यूशन चैप्टर आएगा तो हाँ हम लोग पढ़ेंगे कि कितना टाइम हुआ ह्यूमंस को आए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत पहला ह्यूमन है। अगर पहला ह्यूमन आके या पहला प्लांट आके रिप्रोडक्शन ना किया होता तो क्या आज भी हमको प्लांट देखने को मिलते? बिल्कुल भी नहीं मिलता। जो चीज़ एक्सटिंक्ट हो गया है, विलुप्त हो गया है, वो आज नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसने रिप्रोडक्शन ही नहीं किया, वो विलुप्त हो गया, तो अब नहीं दिख रहा। तो जो रिप्रोडक्शन किए उनका क्या हुआ, प्रोजेनी आगे बढ़ता चला गया, और वही आज एग्जिस्ट कर रहे हैं। बीमारियों को, बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हुए आगे बढ़ते चले गए, तो उनकी ही मतलब स्पीसीज़ आज भी देखने को मिलती है। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारी चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, कुछ बची रहेंगी। ऐसे ये प्रोसेस जीवन का, लाइफ का चलता रहता है और चलता रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से है। इंश्योर दिस, तो इंश्योर कौन करता है? यही कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को इंश्योर करता है रिप्रोडक्शन। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। तो किसके बारे में ये टॉक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। समथिंग दैट वी टेक ग्रांटेड, ठीक है। कभी कभी मतलब हमको क्या मिलता है, इसका ग्रांटेड मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, और आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आप लोग मन लगा के पढ़िए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके।
मैं एक एक लाइन को बहुत मेहनत से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि और भी जो लोग हैं उनका भी भला हो, सभी लोग पढ़ें, सभी लोग को समझ में आए, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है ना। और यहीं से क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी के एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। तो बायो का एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपको तब समझ में आएगा अगर आप फ्रेशर हैं, तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगी जितनी बार हो आप एनसीईआरटी को पढ़िए, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एनसीईआरटी समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए मैं हूँ, मैं आप लोगों को एक एक लाइन समझाऊंगी, क्वेश्चन भी करवाऊंगी। बस आप मन लगा के पढ़िए और इस चैनल पर बने रहिए। फ्रेंड्स को भी अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ते रहिए।